प्रिय छात्रों नमस्कार। आज के हमारे इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड 2024 का जो बिहार बोर्ड में हिंदी का क्वेश्चन आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो कि बिहार बोर्ड में 2023 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग को जो है कि जान लेना है कि 70 से 75% जो क्वेश्चन आपको इसी तरह के एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय लेते हम लोग प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। आप लोग को बता दें कि जो मातृभाषा हिंदी का आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो ज़्यादा समय लेते हुए चलिए हम लोग प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन दोस्तों, इसमें आप लोग को बता दें कि हम 100 प्रश्न को कवर कराएंगे। इसमें 100 प्रश्न इसमें दिया गया है कि खंड खो वो में देखिए यहाँ पर दिया है कि 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और इसका हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इस वीडियो में करा देंगे। लेकिन आपको बिहार बोर्ड में जो एग्जाम में देना है वो केवल 50 प्रश्न का ही उत्तर आपको देना है। यहाँ पर हम आपको 100 क्वेश्चन को आज के इस वीडियो में कवर कराएंगे। तो चलिए फाइनली हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहाँ पर आ गया है हमारा क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर लिख दिया गया है। आप लोग को भी एग्जाम में जाइएगा तो ये क्वेश्चन यहाँ पर जरूर पढ़ लीजिएगा कि प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए, यानी आपको 4 ऑप्शन इस क्वेश्चन में मिलेगा और जिनमें से कोई एक सही है। उनमें 4 ऑप्शन में से कोई एक क्या है, सही है। 100 प्रश्न में से किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को ओमार उत्तर में चित्रित करें। आपको 100 क्वेश्चन में से केवल 50 प्रश्न का ही उत्तर देना है। तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन इस चैप्टर से आ रहा है, यहाँ पर जो पूछा गया इसमें 2023 के एग्जाम में, वो यह है, बाबा साहब अम्बेडकर संपूर्ण बाढ़मय नाम से कितने खंडों में प्रकाशित हो चुके हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जो है बाढ़मय नाम से कितने खंडों में प्रकाशित हो चुके हैं। आप लोग को बता दें कि इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है, 21 खंडों में। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पर अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन आपका इस चैप्टर यहाँ पर दिया गया हुआ है, अनिलेशन ऑफ कास्ट किन की रचना। अगर आप लोग पढ़े होंगे तो इसका सही आंसर आप लोग को बोलेंगे कि भीमराव अंबेडकर की रचना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है, भीमराव अंबेडकर। अगला जो प्रश्न यहाँ पर है वो यह है, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं, यह कथन किसका है। आप लोग को बताना है, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं, यह कथन किसका है। यहाँ पर आपका ऑप्शन है मिसेस सेन का, और आलो का, सीमा का, सेन साहब का। तो आप लोग को आंसर पता होगा। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। सेन साहब का ऐसा मानना था, वे चाहते थे कि वे खोखा को यानी क्या बनाना चाहते थे, इंजीनियर बनाना चाहते थे। अगला जो प्रश्न यहाँ पर वो यह है, मदन कौन है। मदन कौन है। आप 4 ऑप्शन आपका, सौफर का बेटा, गिरधरलाल का बेटा, पत्रकार महोदय का बेटा और मुखर्जी साहब का बेटा। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर इसका जो है कि बी राइट हो जाएगा दोस्तों। गिरधरलाल का यह जो है बेटा है, जो कि सेन साहब के यहाँ ही क्या करता है, किरानी का काम करता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो वही है, अगला जो प्रश्न है वही है, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले। अगर आप लोग पढ़े होंगे तो यहाँ पर ऑप्शन है 1 2 3 4। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा, 2 दांत तोड़ डाले। अगला प्रश्न हम लोग करते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। यहाँ अगला प्रश्न बिल्कुल आप लोग इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, और बहुत सारे प्रैक्टिस सेट भी हम जो है वीडियो को बनाए हैं, उस वीडियो को भी आप लोग जरूर देखिएगा। अगला है, मैक्स मूलर के पिता का क्या नाम था। मैक्स मूलर के पिता का क्या नाम था। आपके ऑप्शन है फ्रैंक मूलर, वाल्टर मूलर, विल्हेम्स मूलर और स्टेनिमियर मूलर। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। मैक्स मूलर के जो पिता थे उसका क्या नाम था, विल्हेम्स मूलर। क्या थे, विल्हेम्स मूलर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। अगला जो यहाँ पर प्रश्न आपका है वो यह है, शाहनामा का रचनाकार क्या है। ये क्वेश्चन जो है कि देखिए ओरिजिनली क्वेश्चन है बिल्कुल, शाहनामा का रचनाकाल क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपका 8वीं 9वीं सदी, 11वीं 12वीं सदी, 9वीं 10वीं सदी, 10वीं 11वीं सदी। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा, 9वीं 10वीं सदी। अगला प्रश्न हम लोग कर लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर है वो यह है, श्री हैकल क्या थे। श्री हैकल क्या थे। तो ये चैप्टर जो ये क्वेश्चन आपको दोस्तों नया लग रहा होगा, लेकिन आप जब भारत से हम क्या सीखें चैप्टर को पढ़िएगा तो उसमें जो आपको इसके बारे में बिल्कुल ही जानकारी मिल जाएगी। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों है, श्री हैकल जो थे यह प्राणी वैज्ञानिक थे। कौन वैज्ञानिक थे, प्राणी वैज्ञानिक थे। आप लोग को याद रखना है श्री हैकल कौन थे, तो यह प्राणी वैज्ञानिक थे। अगला प्रश्न हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पर अगला जो प्रश्न हमारा आ चुका है वो यह है, शेर की खाल में गधा की कहावत सबसे पहले कहाँ मिलती है। शेर की खाल में गधा की कहावत जो है सबसे पहले कहाँ मिलती है। तो आप लोग को बता दें कि यह जो है जर्मनी भाषा में है।
कहाँ मिलती है? जर्मन में मिलती है, जर्मनी भाषा में यह कहानी थे। अगला प्रश्न हम लोग कर लेते हैं। अगला जो यहाँ पर प्रश्न भैया है कि गवर्नर जनरल जो गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के पास कितने सोने के सिक्के मिले थे? कितने सोने के सिक्के मिले थे? तो आप लोग को दोस्तों बता दें कि वारेन हेस्टिंग्स को जो है 172 नामकदारी सोने के सिक्के से भरा इनको घड़ा मिला था। क्या मिला था? घड़ा मिला था। और ये जो है इन्होंने अंग्रेज कंपनी को दे दिया था। उन्होंने जो इसको ले जा करके अपने देश के म्यूजियम में इनको रख दिया। कितने, यही क्वेश्चन है, वाराणसी के पास कितने सोने के सिक्के मिले थे ये आपको याद रखनी है। तो 172 दारिश नामक सोने के सिक्के, 172 आप लोग को याद रखनी है। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर है भैया है अशोक के फूल शीर्षक निबंध किस लेखक की रचना है? अशोक के फूल शीर्षक निबंध किस लेखक की रचना है? तो इनका राइट आंसर आप लोग को बताना है। इनका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो है अशोक के फूल के ये लेखक हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पर अगला जो प्रश्न आ चुका है हमारा भैया है, देखें। और दोस्तों इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, आप लोग शेयर जरूर करिएगा। नाखून को बार बार काटते रहना, 12 नंबर प्रश्न है। नाखून को बार बार काटते रहना और अलंकृत करना मनुष्य की किस चेतना को निरूपित करता है? यानी आप लोग को समझना है कि नाखून जो है मनुष्य का क्या है, यानी कौन सा है। तो आप लोग को बता दें कि नाखून जो मनुष्य का है यह पशुता का निशानी है। किसका निशानी है? पशुता की। कि पहले जो मनुष्य थे वे पशु के समान थे। वे जो उनका शस्त्र यानी नाखून ही जो है कि हथियार के काम में आते थे। तो आप लोग को यही पूछा जा रहा है कि मनुष्य का जो नाखून है वो बार बार काटने पर मनुष्य को किस चेतना की ओर आकृष्ट करता है? तो पाश्विक वृत्ति की ओर। कि मनुष्य जो है उनको बताना चाह रहा है कि यह जो पहले के मनुष्य तुम वही हो जो पहले थे नख नाखून वाले, तुम मनुष्य वही हो। यही इसमें जो है कि बताना चाहता है। पाश्विक वृत्ति यानी तुम भी पहले जो है कि पशु के समान थे, तुम्हारे हाथ में जो है कि नाखून थे, यही बात इसमें बताया गया है। तो पाश्विक वृत्ति का जो है पहचान है, क्या है? पशुता का निशानी है नाखून। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन हमारा आ चुका है वही है कि अनुवर्तिता शब्द का अर्थ क्या होता है? अनुवर्तिता शब्द का अर्थ क्या होता है आप लोग को बताना है। आगे चलना, पीछे चलना, बीच में चलना, नहीं चलना। तो अनुवर्तिता मतलब होता है दोस्तों पीछे पीछे चलना। अनुगामी जिसको आप लोग बोलते हैं, अनुगामी पीछे पीछे चलना, वही है अनुवर्तिता। अनुवर्तिता का अर्थ क्या होता है? पीछे पीछे चलना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर हमारा आ चुका है वही है लेखक गुणाकर मूले का जन्म किस जिले में हुआ था? लेखक गुणाकर मूले का जन्म जो है किस जिले में हुआ था? आपका ऑप्शन है जलगांव, अकोला, अमरावती, जालना। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर जो है कि ऑप्शन नंबर इसका जो है सी राइट हो जाएगा, अमरावती इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। बहादुर की उम्र क्या है? आप लोग को बताना है बहादुर की उम्र क्या है। 4 ऑप्शन आपका 10, 11, 9, 10, 13, 14, 12, 13। सही आंसर इसका जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। 10-11 वर्ष का लड़का है। ये कहाँ का लड़का है? तो आप लोग को बता दें कि नेपाल से आया है और इनका नाम क्या है? बहादुर है। तो आप लोग क्वेश्चन एक चैप्टर को पढ़े होंगे तो आप लोग को पता ही हुआ। अगला प्रश्न हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पर 16 नंबर जो प्रश्न हमारा दिया गया वही है कि निम्नलिखित में रामविलास शर्मा की रचना कौन है? निम्नलिखित में रामविलास शर्मा की रचना कौन है? 16 नंबर हमारा प्रश्न है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। भारत की भाषा समस्या के जो लेखक हैं वह कौन है? तो रामविलास शर्मा जी हैं। अब और आपके चैप्टर में जो चैप्टर रामविलास शर्मा के द्वारा दिए गए वह कौन सा चैप्टर दिया गया है? परंपरा एवं संस्कृति। भारत का मूल्यांकन यह चैप्टर दिया गया दोस्तों, सॉरी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन हमारा आ गया है वही है 17 नंबर प्रश्न हमारा यह, और 100 प्रश्न अभी हम आपको इस वीडियो में कराएंगे। अगला क्वेश्चन 1997 ईस्वी में दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान किसे प्राप्त हुआ? 1997 में जो है दयावती मोदी शेखर कवि सम्मान किसे प्राप्त हुआ? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। विनोद कुमार शुक्ल को प्राप्त हुआ है। किसको प्राप्त हुआ है? विनोद कुमार शुक्ल को प्राप्त हुआ है। अगला जो प्रश्न यहाँ पर आपका वही है, अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर वही है मछली शीर्षक पाठ में संतु क्यों कांप रहा था? मछली शीर्षक पाठ में संतु क्यों कांप रहा था? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है ए राइट हो जाएगा। डर के कारण, क्योंकि घर में जो है मछली आए थे और संतु जो है मछली से क्या हो रहे थे? ये डर रहे थे।
अगला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं यहाँ पर। अगला जो क्वेश्चन है वो यह है, और आप लोग को बता दें कि मछली शीर्षक जो यह लिखा गया है विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा। किनके द्वारा लिखा गया है? विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, अमीरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था? अमीरुद्दीन जो कि शहनाई वादक के नाम से जाने जाते हैं, अमीरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था? तो आप लोग को पता होगा कि इसका जो जन्म हुआ था वह डुमराव में हुए थे। कहाँ हुए थे? डुमराव में हुए थे। अमीरुद्दीन का जन्म कहाँ हुए थे? डुमराव में हुए थे। अगला प्रश्न हम लोग कर लेते हैं यहाँ पर। अगला जो प्रश्न हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है वो यह है, बिस्मिल्लाह खां को रियाज करने कहाँ जाना पड़ता था? बिस्मिल्लाह खां को अमीरुद्दीन भी कहा जाता है दोस्तों। बिस्मिल्लाह खां को रियाज करने दोस्तों कहाँ जाना पड़ता था? तो पुराना बालाजी मंदिर। कहाँ जाना पड़ता था? पुराना बालाजी मंदिर। यह एक मंदिर थे, वहां पर इसको बहुत दूर तक जाना पड़ता था रियाज करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, पुराना बालाजी का मंदिर। याद रखने आप लोग को। अगला प्रश्न हम लोग कर लेते हैं यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन जो हमारा वो यह है, महात्मा गांधी की शादी किस वर्ष हुई? महात्मा गांधी की जो शादी हुई दोस्तों वह किस वर्ष हुई? आप लोग को पता होगा। महात्मा गांधी से रिलेटेड सारी बातें आप लोग को याद रखनी चाहिए। इनकी जो इनका जो जन्म हुआ था महात्मा गांधी का दोस्तों, वह हुआ था 3 अक्टूबर 1869 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद इनका जो शादी हुआ 1883 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1883 ईस्वी में। आप लोग को बता दें कि इनका जो शादी हुआ वो बहुत ही कम उम्र में, केवल 14 वर्ष के उम्र में किनके साथ हुआ? तो आप लोग को बता दें कि कस्तूरबा गांधी से इसका शादी हुआ। और इनकी माता का नाम क्या था? पुतलीबाई। इनकी माता का नाम क्या था? पुतलीबाई। और इनके पिता का नाम करमचंद गांधी। ये सभी तो इजीली आप लोग को याद ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं यहाँ पर। अगला जो क्वेश्चन है याद रखने कि महात्मा गांधी का जो शादी हुआ है 1883 ईस्वी में हुआ है। और किन के साथ हुआ है? तो कस्तूरबा गांधी के साथ हुआ है। कितने वर्ष की उम्र में हुआ है गांधी जी का शादी? तो मात्र 14 वर्ष के उम्र में हुआ है। अगला प्रश्न हम लोग कर लेते हैं यहाँ पर। अगला जो क्वेश्चन आपका यह है कि आध्यात्मिक शिक्षा से मेरा मतलब हृदय की शिक्षा है, यह कथन किसका है? आध्यात्मिक शिक्षा से मेरा मतलब हृदय की शिक्षा से है, यह कथन जो है किनका है? तो आप लोग को बता दें कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। महात्मा गांधी का ऐसा मानना था कि आध्यात्मिक शिक्षा से मेरा मतलब हृदय। अगर आपके अंदर हृदय में जो है कि शिक्षा के प्रति विचारवान आप नहीं बन पाए, बौद्धिक क्षमता आपके अंदर नहीं हो पाया, तो उसका मानना था आपके अंदर कुछ भी नहीं हो पाया। उनका मानना था कि किताबी ज्ञान जो है कि एक साधन है, कोई किसी पद पे जाने का एक साधन है। किसका मानना था? महात्मा गांधी का यह मानना था। तो अगला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं दोस्तों। आपको याद रखना है कि आध्यात्मिक शिक्षा से मेरा मतलब हृदय की शिक्षा है, यह किसका कथन है? तो महात्मा गांधी का कथन है। चैनल पे पहली बार है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगला प्रश्न हम लोग कर लेते हैं यहाँ पर। अगला जो क्वेश्चन आ चुका है हमारा वह यह है कि महात्मा गांधी ने जो है अंग्रेजों के विरुद्ध अहिंसा का प्रथम प्रयोग कहाँ किया था? महात्मा गांधी ने जो है अहिंसा के विरुद्ध का प्रथम प्रयोग कहाँ किया था? तो आप लोग को बता दें कि इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दक्षिण अफ्रीका। कहाँ से किए थे? दक्षिण अफ्रीका। कहाँ से किए थे? दक्षिण अफ्रीका। महात्मा गांधी ने के विरुद्ध जो अहिंसा का प्रथम प्रयोग किया गया वह कहाँ से किया गया? तो दक्षिण अफ्रीका। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं यहाँ पर। अगला जो क्वेश्चन आ चुका है हमारा वो यह है, सबसे उदारता और बढ़िया शिक्षा क्या है? सबसे उदारता और बढ़िया शिक्षा क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऐसा जो है कि महात्मा गांधी मानते थे दोस्तों, वह जो शिक्षा था सबसे उदारता और बढ़िया अहिंसक प्रतिरोध। यानी अगर आप जो है कि किसी से हिंसा नहीं, किसी के प्रति हिंसा नहीं करते हैं, जीव हत्या नहीं करते हैं, तो आप हैं अहिंसक। आप हिंसा नहीं करते हैं तो अहिंसक नहीं बनना है। उसी को जो है कि अगर आपके अंदर दोस्तों, उनका कहना था अगर आपको बुद्धि हो गया है, नॉलेज हो गया है, तो अहिंसा आप करना छोड़ दीजिए, जीव हत्या आप छोड़ दीजिए। जीव हत्या पाप वे समझते थे, इससे बड़ा जो है कि पाप वे कुछ भी नहीं समझते थे। तो ये क्या हो जाएगा? अहिंसक प्रतिरोध सबसे बढ़िया और उदार शिक्षा है। क्या है? ऑप्शन मेरे इसका राइट है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर है 25 नंबर क्वेश्चन वह है, नायाब शब्द का अर्थ क्या है? नायाब शब्द का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अद्भुत। समझिए, नया शब्द जो कुछ नया हुआ तो कुछ अद्भुत हुआ, यही है। ऑप्शन मेरे इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, छोटी अड़ो बेड़ी अड़ो में कौन सा व्यंजन है? छोटी अड़ो बड़ी अड़ो में कौन सा व्यंजन है? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं यहाँ पर। अगला जो क्वेश्चन वह यह है
कि वे स्वर जिनकी उत्पत्ति दूसरे स्वर से नहीं होती है उनको क्या कहते हैं? वे स्वर जिनकी उत्पत्ति दूसरे स्वर से नहीं होती है उनको क्या कहते हैं? तो इनका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। हस्त स्वर उनको कहते हैं। कौन सा स्वर कहते हैं? हस्त स्वर उन्हें कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन आपका यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन वो ये है, दो का उच्चारण स्थान क्या है? दो का जो उच्चारण स्थान है दोस्तों, और आप लोग को बता दें कि एग्जाम में जाने से पहले आप लोग उच्चारण वाला जो जितने भी शब्द होंगे उस सबको आपको ध्यान में रख लेना है, क्योंकि वहां से 2-3 क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा उच्चारण वाला, इसलिए आप लोग को याद रखना है। संज्ञा, सर्वनाम, समास, कारक, ये सभी तो याद करना ही करना है। चलिए, दो का जो उच्चारण स्थान है दोस्तों वो है दंत। क्या है? दंत। दो का उच्चारण स्थान दंत है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, वो ये है 29 नंबर क्वेश्चन, कि कौन चिन्ह लगाने का अर्थ है कि व्यंजन में स्वर वर्ण का बिल्कुल अभाव है? वैसा यानी कौन सा चिन्ह का अर्थ जो है लगेगा जिसकी व्यंजन वर्ण में स्वर्ण वर्ण का बिल्कुल अभाव हो जाएगा? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा हल। ऑप्शन नंबर डी, हल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन हमारा आ चुका है 30 नंबर क्वेश्चन आ गया है, वह है हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? तो आप लोग को बता दें कि इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 5। अनुनासिक वर्ण कितने हैं? 5। अगला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन आपका है 31 नंबर क्वेश्चन वो ये है कि एक ध्वनि जब दो व्यंजन से युक्त हो जाए तब वह कौन सी ध्वनि कहलाती है? एक ध्वनि जब दो संयुक्त व्यंजन हो जाए तब वो कौन सा ध्वनि कहलाती है? तो इनका राइट आंसर संयुक्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन है भैया है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? तो इनका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा, संधि। चलिए अगला प्रश्न हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है, अन्ना भाव का संधि विच्छेद क्या होगा? अन्ना भाव का जो संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? तो इनका राइट आंसर आप लोग को बता दें, इनका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, अन्न जोड़ अभाव। अन्न जोड़ अभाव। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन है? निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन है? तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गणित। गणित इसमें जो है शुद्ध शब्द, आप लोग को अच्छे से ध्यान में रख लेना है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न चिन्हों में से योजक चिन्ह कौन है? योजक चिन्ह कौन है आप लोग को बताना है। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दो शब्दों के बीच जो यहाँ पर देखिए यहीं पर इसका आंसर दिया गया है दोस्तों, योजक चिन्ह यह है। अगला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन आ चुका है हमारा, यहाँ पर अगला क्वेश्चन कि द्वंद्व समास में पदों के बीच कौन सा चिन्ह लगाया जाता है? द्वंद्व समास में जो है पदों के बीच कौन सा चिन्ह लगाया जाता है? तो इनका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, योजक चिन्ह लगाया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, अक्टूबर शब्द कौन समास है? अक्टूबर शब्द जो है यह नाम है दोस्तों, महीने का नाम है। तो जितने प्रकार के नाम आते हैं तो वे सभी स्थान के नाम आते हैं, वैसे भी कौन सा संज्ञा कहलाते हैं दोस्तों? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो अक्टूबर भी क्या है? एक महीने का नाम है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, देश शब्द कौन लिंग है? देश शब्द जो कौन सा लिंग है? तो इनका राइट आंसर आप लोग को बता दें, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं। तो इनका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, पुल्लिंग शब्द है। देश शब्द कौन सा है? पुल्लिंग। अगला जो क्वेश्चन, ओट शब्द क्या है? ओट शब्द क्या है दोस्तों? ओट शब्द, तो इनका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विदेशज शब्द है। ओट कौन सा शब्द है? विदेशज शब्द है। अगला जो क्वेश्चन है, आयुष्मान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? आयुष्मान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो इनका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आयुष्मती। आयुष्मती, यह तो बहुत ईजी क्वेश्चन कर दिया। आयुष्मान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो आयुष्मती। अगला क्वेश्चन है, बात का बहुवचन क्या है? बात का जो है बहुवचन आप लोग को बताना क्या होगा? बात का बहुवचन जो है दोस्तों वो हो जाएगा बातें। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। अगला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आ चुका है हमारे सामने, वही है वाक्य से अलग रहने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? वाक्य से अलग रहने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पद कहते हैं उसको। क्या बोलते हैं? पद बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अरे श्याम उधर नो जा किस कारक का उदाहरण है? तो संबोधित कर रहा है दोस्तों, इसको जो है कि संबोधित यानी बता रहा है, बोल रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संबोधन। बोलना, पुकारना, चिल्लाने, इनको ही क्या बोलते हैं? संबोधन कारक। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है हमारा 44 नंबर क्वेश्चन वो ये है
वह शब्द जो संज्ञा के बदले आता है क्या कहलाता है? वह शब्द जो संज्ञा के बदले आता है दोस्तों वह क्या कहलाता है? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा सर्वनाम। वे शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन आ चुका है हमारा वो ये है कि आप भला तो जग भला क्रिया का उदाहरण है। किस क्रिया का उदाहरण है? तो इनका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा, निजवाचक हो जाएगा इनका आंसर। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर वही है 46 नंबर क्वेश्चन, मैं घड़ा भरता हूँ क्रिया का उदाहरण है। किस क्रिया का उदाहरण? मैं घड़ा भरता हूँ, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा अकर्मक क्रिया, इसमें कर्म नहीं लग रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है वह गाता है किस काल का उदाहरण है? वह गाता है किस काल का, यानी वर्तमान में दोस्तों वह गाता है, इसका मतलब अभी वह क्या कर रहा है? गा रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वर्तमान काल। इसी तरह के क्वेश्चन जो एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। चैनल में पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है सामान्यतः शब्द कितने प्रकार के होते हैं? सामान्यतः जो है शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो इनका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा, 3 प्रकार के, रूढ़, यौगिक और योगड़ुक। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है किसी भाषा के मूल शब्द को क्या कहते हैं? किसी भाषा के मूल शब्द को क्या कहते हैं? तो तत्सम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। अगला जो क्वेश्चन है वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाता है क्या कहलाता है? किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाता है क्या कहलाता है? तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रत्यय कहलाते हैं जो शब्द के किसी शब्द के लास्ट में लगता है। अगला क्वेश्चन है किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलता है? किसके बिना प्राणी को जो मुक्ति नहीं मिलता है? तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुरु ज्ञान के बिना, या उसके अनुसार अगर इसमें ऑप्शन आ जाए राम नाम के बिना तो वह भी आपको क्लिक कर देना है, अब गुरु ज्ञान के बिना तो वो भी आपको क्लिक कर देना। अगला क्वेश्चन है सवैया एवं छंद में सिद्ध कवि कौन है? सवैया और छंद में आप लोग को राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रसखान कवि जी हैं श्रेष्ठ सवैया और छंद में। अगला जो क्वेश्चन है कवि घनानंद किस भाषा के कवि हैं? कवि घनानंद जो है वह किस भाषा के कवि हैं? तो इनका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ब्रज भाषा के ये कवि हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर हमारा आ चुका है वो यह है कवि रसखान की रचना कौन है? कवि रसखान की रचना कौन है? तो इनका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, देखिए एग्जाम में जो है 100 क्वेश्चन देने के क्रम में कभी कभी बोर्ड जो है ऐसा क्वेश्चन तैयार कर देता है जिसका आंसर जो है बच्चे को विश्वसनीय तरीके का लगने लगता है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन इसमें ऐसा आया है कि किस कवि की रसखान की कौन सी रचना इसमें है? तो हम आपको बता दें कि ये जो सुजान सागर आप देख रहे हैं ये भी जो है रसखान की रचना है। कौन सा है? सुजान सागर किसकी रचना है? रसखान की। ऑप्शन नंबर ये इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन भैया है अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता किस मनोविज्ञान पर आधारित है? अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता जो है किस मनोविज्ञान पर आधारित है? तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाल मनोविज्ञान। अगला जो क्वेश्चन वही है चिंतित भूकुटी क्षितिज तिरिमरांकित नमित नयन नभ बाष्पाच्छादित यह किस पंक्ति के शीर्षक कविता का है? तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है बी राइट हो जाएगा, मेरे बिना तुम प्रभु। सॉरी इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक वृक्ष की हत्या से इसको लिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपका यहाँ 57 नंबर प्रश्न, कवि प्रेम घन के अनुसार कौन सा विद्या पढ़कर लोगों की बुद्धि जो है विदेशी हो गई है? कवि कहता है कि प्रेम घन के अनुसार जो कौन सी विद्या पढ़कर लोगों की बुद्धि विदेशी हो गई है? तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विदेशी विद्या। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर भैया है वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है उसके चित्त में जो विभिन्न तरंगे उठती है उनका चित्रण किस कवि ने किया है? तो इनका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, घनानंद ने। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि निम्न में से कौन थे? संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि निम्न में कौन थे? तो इनका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, रसखान। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। क्वेश्चन है कवि रसखान के किस ग्रंथ से यह संकेत मिलता है कि यह दिल्ली के पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे? तो इनका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर
डी हो जाएगा, प्रेम वाटिका से ऐसा जानकारी मिलता है। अगला जो क्वेश्चन वो ये है, गुरु नानक के पिता का क्या नाम था? गुरु नानक के पिता का नाम क्या था? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा कालूचंद्र खत्री। कालूचंद्र खत्री इनके पिता का नाम थे। क्या थे? कालूचंद्र खत्री। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन वो ये है, रहिरास किस कवि की रचना है? रहिरास जो है किस कवि की रचना है? तो इनका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा, गुरु नानक की रचना है रहिरास। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, घनानंद कैसे कवि हैं? घनानंद कैसे कवि हैं? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा प्रेम के पीर कवि हैं। प्रेम के पीर कवि हैं ये। अगला जो क्वेश्चन वो ये है, तुम कौन दो पाटी पढ़े हो, कहो मन लेहू पे देहू छटाक नहीं। यह पंक्ति कविता किस कविता की है? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा अति सुधो सने को मारा गया, इसी से लिया गया। अगला जो 65 नंबर क्वेश्चन है वह है, रसिक समाज की स्थापना किसने की? रसिक समाज की जो स्थापना किसने की दोस्तों? तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है हमारा वह है 66 नंबर क्वेश्चन की ग्राम्या किनकी रचना है? ग्राम्या जो है दोस्तों किनकी रचना है? तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुमित्रानंदन पंत। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कविता रामधारी सिंह दिनकर की है? तो इनका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जनतंत्र का जन्म रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया है। अगला जो क्वेश्चन है, आधुनिक सभ्यता की दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाले कविता कौन है? आधुनिक सभ्यता की दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाले कविता क्या नाम है? तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हिरोशिमा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन भैया है, भग्नदूत किस कवि की रचना है? भग्नदूत किस कवि की रचना है? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हीरानंद सच्चिदानंद बादशाहन अज्ञेय। अगला जो क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एग्जाम में आपको ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि अज्ञेय का पूरा नाम लिखें, तो आप लोग को लिखना है हीरानंद सच्चिदानंद बादशाहन अज्ञेय। अगला जो क्वेश्चन है, कुंवर नारायण ने कविता लिखने की शुरुआत किस वर्ष से की? कुंवर नारायण ने जो है कविता लिखना कब से प्रारंभ किया? तो इनका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका जो हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा, 1956 से इन्होंने आरंभ किया। और उनका पहला जो कविता था वह था चक्रव्यूह। क्या थे? चक्रव्यूह। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन, अनुशासन शब्द में उपसर्ग है। उपसर्ग जो कि किसी शब्द के आगे लगता है, तो इसमें उपसर्ग जो हो जाएगा अनुशासन में अनु हो जाएगा, अनु हो जाएगा। देखिए अनु से एक अर्थ निकलता है और शासन भी, इसलिए अनु उपसर्ग हो जाएगा। अनुशासन में कौन सा उपसर्ग है? अनु। अगला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर वही है, जनता शब्द में क्या प्रत्यय है? जनता शब्द में जो है क्या प्रत्यय है दोस्तों? तो इनका राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, ता। किसी शब्द के प्रत्यय जो है लास्ट में लगता है। अगला जो क्वेश्चन है, देहायत शब्द का विशेषण क्या होगा? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देहायती। अगला क्वेश्चन है, किस समास में अंतिम पद प्रधान होता है? किस समास में जो अंतिम पद प्रधान होता है? तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तत्पुरुष समास। अगला जो क्वेश्चन है, महापुरुष कौन समास है? महापुरुष जो है कौन समास है दोस्तों? तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कर्मधारय समास इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, जमीन पर लेटते हुए किस पदबंध का उदाहरण है? जमीन पर लेटते हुए किस पदबंध का उदाहरण है? तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संज्ञा पदबंध है यह। अगला जो क्वेश्चन है, बिजली चमकती है किस वाक्य का उदाहरण है? बिजली चमकती है किस वाक्य का उदाहरण है? तो इनका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सरल वाक्य है यह। अगला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है वो 78 नंबर क्वेश्चन आ चुका है हमारे स्क्रीन पे। निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन है? निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है? तो इनका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों क्या क्या ऑप्शन है, इसमें आपको कंफ्यूजन होगा, इसलिए शुद्ध और शुद्ध भी शब्द देखिएगा। चाहे जैसा भी हो तुम वहाँ जाओ, कृपया आप ही यह बताएं, सोहन और मोहन संबंधी चर्चा, तब शायद यह काम जरूर हो जाएगा। तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों।